हेलो बच्चों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैट। सबसे पहली बात, आज से जो हम लोगों का ये आनंद फिजिक्स क्लासेस का ऑनलाइन सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, आज से आप एक नई तरीक़ा से स्टडी शुरू करेंगे, क्योंकि आज वीडियो में इम्प्रोवाइजिंग हो रहा है, साउंड लेवल आज इम्प्रोवाइज़ हो रहा है। तो आपको एक अच्छा सा साउंड, एक अच्छा सा वीडियो मिलेगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको देखने में भी शानदार लगेगा और आप अच्छे से कवर कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे। मेरा मेन मकसद है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ तक आपके पास एजुकेशन निःशुल्क पहुँचे, वहाँ से आपको कुछ पे ना करना पड़े कि अगर हम इस पेंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हमें हो। तो आज 12th का जो फिजिक्स है वो शुरू से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम लोग जो भी 12th के स्टूडेंट हैं तो कम से कम मार्च तक तो हम लोग पढ़ाई किए हैं, और मार्च तक में हम लोग ये समझे कि मेन जो टॉपिक है, वैसे टीचर लोग जब लिखाते हैं तो 20 टॉपिक लिखा देते हैं, वो सब टॉपिक है। जो मेन टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, आज के क्लास को आप समझेंगे, जो मेन टॉपिक पढ़ना है उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक नंबर 1, ये पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी में आप चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, इसी में कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एक पार्ट है कैपेसिटर, उसका वीडियो सभी का सभी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। नंबर 2, दूसरा जो चैप्टर है, मेजर चैप्टर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। गजब का चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी। और जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका मैग्नेट। जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है इसमें 4-5 टॉपिक खुद में है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वो सभी के सभी चैप्टर इसी मैग्नेट का है। ओके। इसके बाद जो हम लोग चौथा पढ़ेंगे, वो होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये होगा, अब ये मॉडर्न फिजिक्स, इसमें 5-6 चैप्टर हैं। ये जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है इसमें 5-6 चैप्टर्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है, डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ने के लिए लॉजिक गेट है, बाइनरी सिस्टम है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। एक लंबा सा चैप्टर है। कौन? मॉडर्न फिजिक्स। एक लंबा सा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो आपका 5वां चैप्टर है वो है आपका लाइट। बचपन से ही आप लोग इसे खूब कोड़ कोड़ के पढ़ते रहते हो। लाइट 5वां चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप इसका 50-60% आप इसे 10th में पढ़ चुके हैं। अगर किसी के पास 10th का पढ़ाया हुआ कॉपी हो तो आप उसे अगर पलट के देख लें तो यहाँ से 60% आपका कवर हो जाएगा। और जो आपका 6ठे नंबर पे है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपका 6ठा चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। आपका जो 6ठा चैप्टर है उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसमें आपको ये जानना है कि हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप सैटेलाइट फ़ोन चलाते हो या एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो, विंडोज़ फ़ोन चलाते हो तो वो सब काम कैसे करता है। जैसे आप टावर लगाते हो गाँव में, तो वो टावर काम कैसे करता है, सिग्नल कैसे इम्प्रोवाइज होता है। कभी कभी सुनते हैं कि सिग्नल नहीं है, तो वो सिग्नल नहीं का मीनिंग क्या होता है, या फिर वेव्स कितने प्रकार का, वो सभी के सभी इस कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ेंगे। तो मेजर जो सिलेबस है, मेजर सिलेबस, ये नहीं कि हम आपको एकदम 50 टॉपिक लिखा दें, बहुत इतना बड़ा पढ़ना, नहीं सर, वो सभी इस मेन टॉपिक के अंदर में है। सबसे पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मैग्नेट, और इसी का नाम है मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकत्व या चुंबकीय गुण, जो भी आप कहें। चौथा है आपका मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। 5वां है लाइट, जिसे हम लोग प्रकाश बोलते हैं। 6ठा है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब किस तरीके से हम लोग आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं फ़ोन के द्वारा या सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा, तो ये सभी किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें से अब आप समझेंगे अच्छे से, जिसमें से यहाँ जो आपका 3 चैप्टर है, यहाँ 3 चैप्टर कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये जो आपका 3 चैप्टर है, इस तीनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप अच्छे से समझेंगे पहले, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या लिखें? इलेक्ट्रोस्टैटिक,
दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा मैग्नेट, इस तीनों को मिला करके एक चैप्टर है। मतलब आधा जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आधा से अधिक, लगभग 60% जो 12th का फिजिक्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम क्यों है वो अभी हम आपको समझाएंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट दो शब्दों में टूटा हुआ है, अगर आप गौर से देखें। एक वर्ड है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है आपका मैग्नेट। अच्छे से गौर करेंगे आप। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है, मैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज, और मैग्नेट का मतलब होता है इफेक्ट। ये दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो को हम लोग लूज सेंस में इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, अभी उसको क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक। और मैग्नेट का मतलब होता है इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली बात, इसका इस वर्ड का एक और मीनिंग हम आगे समझाने वाले हैं और डिटेल में इसको समझाएंगे, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहले वैसे आप जो शुरू करने वाले हो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन आप ये जानना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेट क्या है, पहले तो हम लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट, अब अभी हम लोग समझा रहे थे आपको कि सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट अब आप समझेंगे। आप 11th पढ़ के आए हो, समझिएगा, आप 11th पढ़ के आए हो। आप गौर करो, 11th का पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक गौर करना, आप गौर करना, आप गौर करना। आपको पता चलेगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा 11th में, आप गौर करेंगे, एकदम से दिमाग पे जोर डालिए या कॉपी पलटिए, पता चलेगा कि हर एक पेज में एक ही इंसान है जिसका नाम है मास। आप गौर कर लो, 11th में आप हर एक पेज को पलट के देख लो, एक वर्ड जरूर मिलेगा, उसका नाम क्या है, मास। चाहे वो रेस्ट मास हो, चाहे वो पॉइंट मास हो, चाहे वो आपका कंसिडरेबल मास हो या फिर सॉलिड बॉडी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आपने किसे पढ़ा, मास को। तीसरी बात, आपने 11th में जो कुछ भी पढ़ा, आपने 11th में क्या पढ़ा, कोई वस्तु है उसको ढकेल दिया, उस पर फोर्स लगा दिया, उसका उसमें वेलोसिटी आ गया, उसमें एक्सेलरेशन आ गया, उसमें एनर्जी आ गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, उसमें हीट एनर्जी आ गया, वगैरह वगैरह आपने पढ़ा। लेकिन जितना कुछ भी आपने पढ़ा 11th के सेक्शन में, वो सभी के सभी किसके बारे में था, मास के बारे में। और ये सभी के सभी को आप देख सकते थे, ये सभी के सभी कहानी विजिबल था, ये सभी के सभी दृश्य था, आप उस घटना को देख सकते थे। लेकिन आप जो 12th में आए हो, 12th में जो आप आए हैं, आपको समझना पड़ेगा कि 12th का हर एक पेज को अगर आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा इस पूरे 12th में आपने एक दूसरे इंसान के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है चार्ज। प्लीज़ इस लेक्चर को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आज जो आप 12th में आए हो, तो 12th में जो आप पढ़ने के लिए बैठे हो, उसमें हर पेज में एक नया इंसान आएगा जिसका नाम क्या होगा, चार्ज। और ये जो चार्ज है, केवल आप इसे फील कर सकते हो, आप इसे देख नहीं सकते। आपके आप हेडफोन लगाते हो, आप फ़ोन यूज करते हो, आप वायर यूज करते हो, आप चार्जर यूज करते हो, सब में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, आपको दिखता है, नहीं दिखता। तो सबसे पहली बात, आप केवल उसको फील कर सकते हो। तो ये जो आज का 12th का कहानी है, ये विजिबल नहीं है, मतलब नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात, 11th का पूरा सेक्शन और 12th के पूरा सेक्शन में ये एक सिमिलरिटी है कि आप 11th में किसके बारे में पढ़ा, मास के बारे में, 12th में किसके बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में। इसका मतलब हम लोग किसी भी बॉडी को अगर पढ़ेंगे तो आधा जीवन, मतलब पूरा 11th बिता दिए मास के बारे में पढ़ने में, आधा जो जीवन बचा है जिसमें कोरोना का शिकार है हम लोग, उसका जो आधा जीवन बचा है उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। अर्थात किसी भी वस्तु या किसी भी मैटर या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास केवल और सिर्फ केवल दो प्रॉपर्टी होता है। फिर समझिए, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें हर वस्तु के पास केवल दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, मास का, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज का। फिर समझिए, किसी भी दुनिया में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उसके पास दो ही गुण होता है, दो ही प्रॉपर्टी होता है। एक प्रॉपर्टी होता है मास का और एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। इसीलिए आप जब 11th में अगर आपको बाय द वे सर पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, इन सभी को शायद आप मौलिक कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल बोले थे। तो वहाँ पे आप गौर किए होंगे कि सर लोग आपको एक वर्ड लाते होंगे, रेस्ट मास। रेस्ट मास
ये रेस्ट मास, या वो बात करते होंगे स्पेसिफिक चार्ज, अर्थात चार्ज बाई मास रेशियो, इसको बोलते हैं चार्ज बाई मास रेशियो। क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट प्रॉपर्टी आपको जानना है तो उसका दो ही प्रॉपर्टी मेन है, एक क्या है मास और दूसरा क्या है चार्ज। ये दोनों प्रॉपर्टी उसका कभी भी चेंज नहीं होता है, एक हो गया मास और दूसरा क्या हो गया चार्ज। ये किसी भी वस्तु का दो मेन गुण होता है। इसीलिए किसी भी वस्तु के प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक वर्ड डिफाइन करते हैं जिसका नाम क्या है चार्ज बाई मास रेशियो, Q/m। ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास रेशियो कितना होता है, प्रोटॉन का मास रेशियो चार्ज बाई मास रेशियो कितना होता है, और इसी का एक नाम है स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश इसको बोलते हैं। या न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, और उसी स्पेसिफिक चार्ज का नाम है चार्ज बाई मास रेशियो। तो हम लोग ये बात किए कि दो प्रॉपर्टी है, एक है मास का और एक है चार्ज का। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जो 12th में पढ़ने के लिए आए हैं उसमें किसको पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग चार्ज को। उससे पहले जरा हम लोग मास को डिस्कस कर देते हैं। आपने पढ़ा था मास के बारे में, इसको किससे लिखा था m से। वैसे चार्ज जो होता है वो किसी भी फ्रेम से, अब जब 11th में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था कि हम लोग अगर किसी भी वस्तु के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए एक फ्रेम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से उस ऑब्जेक्ट के मोशन को आप स्टडी कर पाते हैं। तो आपने पढ़ा था कि फ्रेम दो प्रकार का, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल वगैरह। तो ये जो आपका फ्रेम है, तो सबसे पहली बात कि चार्ज जो होता है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी फ्रेम पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन मास जो है ये फ्रेम पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आपने आइंस्टाइन का वो मास एनर्जी इक्वेशन पढ़ा था E=mc², अच्छे से समझेंगे। ये आइंस्टाइन साहब के द्वारा दिया गया एक इक्वेशन है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा इक्वेशन है। इसका कहना है इस इक्वेशन का, बहुत शॉर्ट में हम एक लाइन में समझाते हैं आपको, कि दुनिया में अगर कहीं भी एनर्जी है तो वहाँ पक्का मास होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर कहीं पे धुआं है इसका मतलब आग है, तो वहाँ पे आग होगा ही होगा। उसी प्रकार अगर कहीं भी एनर्जी है तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ मास होगा, अगर कहीं पे कुछ ना कुछ मास है तो वहाँ पक्का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। ये ऐसा कहा गया है, किसके द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा। तो इसका ये कहना है कि मास जो होता है वो फ्रेम टू फ्रेम चेंज करता है, फ्रेम टू फ्रेम चेंज करता है। और वो चेंज करने का जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग बीच में से एक फार्मूला निकालते हैं, शायद आप पढ़े हुए होंगे 11th में, m=m0/√(1-v²/c²। इस फार्मूला को सबसे निवेदन है कि जिंदगी भर के लिए आप इस फार्मूला को अपने मन में डालिए। कितना है, m=m0/√(1-v²/c²। सर m0 का मतलब ओरिजिनल मास और m का मतलब चेंज मास। अगर किसी फ्रेम में गया, फ्रेम में जाने का मतलब होता है कि अलग फ्रेम का मतलब क्या है कि एक ऐसा फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में मेरा वेलोसिटी बहुत अधिक है, एक दूसरा फ्रेम ऐसा है जिसके रिस्पेक्ट में मेरा वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, और एक तीसरा एक ऐसा फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में मेरा जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेटिव है, वो कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत अधिक नहीं है या बहुत कम नहीं है। तो m जो है वो रिस्पेक्टिव मास है, मतलब किसी भी फ्रेम में m0 उसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है उस वस्तु का जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, 1-v उस मास का वेलोसिटी है, v इज द वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये पूरा 11th के लिए, शायद आप पढ़े भी होंगे। और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो v क्या है, v है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, v है वेलोसिटी। तो अगर हम लोग किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो अगर जैसे आपने क्या किया, एक बॉल, क्रिकेट बॉल फेंका, आपने बॉलिंग किया, तो उस बॉल का वेलोसिटी कितना होता है, सुनते हैं कि शोएब अख्तर जब बॉलिंग करता है तो 150, 200, 220 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा 220 kmph का स्पीड है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। ये वेलोसिटी उस क्रिकेट बॉल का है। क्या ये वेलोसिटी अब लाइट का, ये तो v हो गया, 80
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल दो तो कितना से गुना कर देंगे आप, मीटर पर सेकेंड को 5/18 से गुना कर देंगे तो ये बन गया किलोमीटर पर घंटा, या 18/5 से गुना कर देंगे तो ये जो भी हो किलोमीटर पर घंटा। सर ये जो आपका सी है, सी ये ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से लाखों गुना अधिक है, समझिएगा, लाखों गुना अधिक है। मतलब अगर हम लोग v²/c² निकालें तो v बहुत कम है और c बहुत अधिक है, और इस दोनों को अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0। समझना पड़ेगा, हम लोग एक 9th-12th में इलेक्ट्रोस्टैट में एंट्री करने वाले हैं, बहुत बेस्ट आइडिया है ये सब इस चैप्टर में घुसने के लिए। तो v²/c² अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 0। अब आप इसके जगह पे 0 रख दो तो 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का वर्गमूल कितना 1 होगा, और 1 m0 में 1 से, किसी भी चीज़ में 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब इससे हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। इसीलिए हम लोग जो 11th का पूरा फिजिक्स पढ़े हैं उसमें जब हाथी के बारे में पढ़े थे तो ये नहीं पढ़े थे कि हाथी को अगर इस वेलोसिटी से घुमाएंगे तो हाथी का जो द्रव्यमान है, जो मास है वो आधा हो जाएगा, या अगर किसी क्रिकेट बॉल को पढ़ रहे तो उसका मास आधा हो जाएगा। इसीलिए आधा मतलब मास में परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग जिस फ्रेम में पढ़ रहे थे उस फ्रेम में वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से इतना कम था कि बोथ वेलोसिटी इज नॉट कंपेरेबल, मतलब दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं था। इसीलिए दोनों का रेशियो रेस्पेक्टिवली कितना था, 0, जिस कारण से m = m0। अगर हम लोग ये रख करके कैलकुलेट करें तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, m = m0, मतलब ओरिजिनल मास और रिलेटिव मास बोथ इज सेम। इसलिए हम लोगों के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेन पॉइंट ये है, अर्थात तो सबसे पहली बात हम लोग 2 चीज़ बोले कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट मास डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, आज तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है लेकिन फिर भी आप समझेंगे। नंबर 2, हम यहाँ जो चैप्टर्स के बारे में बता रहे थे तो वहाँ बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और लाइट था, मॉडर्न था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, वगैरह वगैरह हम लोग समझ रहे थे। और हर चैप्टर में 4 से 5 सब चैप्टर्स है, सब टाइटल्स है, तो वहाँ ढेर सारा चैप्टर्स बन जाता है, 20-25 बन जाता है। तो टीचर लोग उसको पूरा बोर्ड पर लिख देते हैं, पूरा बोर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली पे गिना हुआ 5 है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग जो रियल में 12th पढ़ने वाले हैं, रियल में 12th में जो स्टडी करने वाले हैं, यहाँ से आप समझेंगे अच्छे से, जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस स्टडी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझिएगा। अब आप यहाँ से पढ़ाना हमको इलेक्ट्रोस्टैट है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट आता कैसे है जरा उस पर चलते हैं। आपने क्या बोला, आपके पास रिजल्ट क्या है आज रिजल्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्ज। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज कभी नहीं भूलेंगे आप। स्टडी ऑफ चार्ज मतलब अगर आप आवेश के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग जब 11th का सबटाइटल स्टार्ट किए थे, आप चैप्टर से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक वर्ड आया होगा इनर्शिया, याद होगा आपको, जो गैलीलियो के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो वहाँ इनर्शिया में बात थी मास का, तो वहाँ पे हम लोग ये बात किए थे कि अगर कोई मास ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। अगर कोई मास मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो इसको बोलते हैं मूविंग मास। समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे, मूविंग मास। मतलब इस मास पर कोई फोर्स नहीं दिखाया गया है, पकड़िए बात को, इस मास पर कोई फोर्स नहीं दिखाया गया है, मतलब दिस मास इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझिएगा, समझिए, ये मास रेस्ट में है, नाइदर फोर्स नाइदर वेलोसिटी, ना तो फोर्स है ना तो वेलोसिटी है। हियर फोर्स तो नहीं है बट वेलोसिटी है,
लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पे अगर आपको दिखाई देता हो, उसको हम लोग कहते हैं लखा होना, लखा लखा। अगर आपको लखा हो रहा है तो समझिएगा इस पे आपने क्या किया, 10 न्यूटन का, आप लोग को कम तो हो नहीं, तो 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया, जिसके कारण से इसका वेलोसिटी कभी हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, कभी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, अगर लखा हो रहा होगा इस इधर कोना में, कभी हो गया 10 मीटर वगैरह वगैरह। मतलब रेगुलरली दिस मास इज चेंजेज इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब इस मास के पास फोर्स के आने से एक बचपन का फॉर्मूला है 7th क्लास का, F बराबर ma, पूरा दुनिया जानता है। जहाँ कहीं भी फोर्स है वहाँ एक्सलरेशन होगा ही होगा, आप कुछ करें या ना करें, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्सलरेशन होगी। तो यहाँ से ए आ गया कुछ ना कुछ। तो ये 3 चीज़ है, ये 3 कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन किस पे लागू किया था, मास पे। लेकिन हम लोग किसके पक्ष में हैं आज, चार्ज के पक्ष में। तो जरा सा इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे चार्ज के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये जो आप चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, तो चार्ज का 3 स्टेट हो सकता है, 3 अवस्था हो सकता है। नंबर एक जरा देखेंगे आप, 3 अवस्था, तीनों को आप स्टडी करिए। पहला जो अवस्था है, ये अवस्था है व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। पकड़िए बात को आप, क्या लिखा गया, चार्ज इज इन रेस्ट, मतलब चार्ज, इसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रो वर्ड देते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेट का मतलब तो बोले थे इफेक्ट, उसका मतलब थोड़ी ना कुछ बोले थे, अगर आपको पीछे थोड़ा कुछ देर पहले याद हो। तो ये चार्ज है मतलब इलेक्ट्रो है, वो इलेक्ट्रो का इफेक्ट है मैग्नेट। तो लेकिन आज यही चार्ज मतलब इलेक्ट्रो किस में है, रेस्ट में है। चार्ज को क्या बोले थे, इलेक्ट्रो, बोलने रे बोका, इलेक्ट्रो, वो किस में है, रेस्ट में। रेस्ट का एक और नाम है, रेस्ट का नाम है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, कौन रुका हुआ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, दोनों को जोड़ो क्या बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का पहला चैप्टर कौन है, विद्या का समय समझना पड़ेगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोल विद्या कसम, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नंबर 1। और फिजिक्स कहता है 12th का कि जहाँ कहीं भी चार्ज होगा, जैसे कि जहाँ कहीं भी बदमाश लोग होता है, चोर चौहार लोग रहेगा, तो वहाँ चोरी वोरी होते रहता है हमेशा। उसी प्रकार जहाँ चार्ज होगा वहाँ एक फील्ड डेवलप होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सुनिए, जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे एक प्रकार का फील्ड होगा जिसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए जय हिंद जय भारत। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बोलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर नीचे में दिखता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अब हिंदी भी आ गया, के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। शायद समझ में आया होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब चलिए दूसरा पार्ट है कि व्हेन चार्ज इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी। समझिएगा, चार्ज आज किस में है, दूसरा कंडीशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में है। कांस्टेंट वेलोसिटी में है, इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर है, इसका मतलब है कि चार्ज का एक इफेक्ट होगा, तो चार्ज के इफेक्ट को क्या बोले थे, मैग्नेट। तो अगर कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, देन इफेक्ट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड मैग्नेट। इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, मैग्नेट कहलाएगा। इफेक्ट ऑफ मतलब उस जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उस चार्ज का जो प्रभाव होगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो नोट्स को हिंदी में बना लें। पहले ही बताए थे कि साइंस भाषा पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग भाषा प्रदान करते हैं, तो आप उसको भाषा प्रदान कीजिए। तो क्या हुआ, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो चार्ज का एक इफेक्ट होगा, और पहले ही बताएं इफेक्ट का नाम क्या है, मैग्नेट। इसका मतलब दिस चैप्टर इज नोन एज व्हाट, मैग्नेट। और इस मैग्नेट में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यहाँ पे आप किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बोलिए हाँ, ठीक है,
किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे आप किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नंबर 1 जो नंबर 2 था, ये नंबर 3 में चलिए, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, अब कहाँ गए नंबर 3 में, आप समझिए। रुकल था कांस्टेंट वेलोसिटी और ये होगा मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब मूविंग विथ एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब ही आया इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स आ गया। तो इसका मतलब व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, अगर चार्ज एक्सेलरेशन में मूव करेगा, अगर चार्ज एक्सेलरेशन में मूव करेगा तब हम लोग उस समय उस चार्ज के द्वारा जो इफेक्ट होगा, उस समय उस चार्ज के द्वारा जो इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को बोलेंगे द इफेक्ट, देन द इफेक्ट ऑफ चार्ज, देन द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज नॉन एज यहाँ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज के बाद इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे EMW। क्या लिखेंगे, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इसमें दोनों चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ना, चार्ज अगर ऐसा है तो केवल है ही होगा, चार्ज अगर ऐसा है तो केवल है ही होगा, लेकिन चार्ज अगर ऐसा है तो है ही और है ही दोनों होगा। मतलब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बोलना आपको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और यहाँ से एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो 100% बोर्ड में आता है, उसका नाम है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोण कितना होता है। तो आप याद रखेंगे हमेशा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोण कितना होता है, बहुत एकदम से हॉट ऑब्जेक्टिव है ये। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा पाई/2। पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑक्सीलेटिंग ऑन द वाई एक्सिस, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑक्सीलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक y पे है तो दूसरा x पे होगा। और हम लोग पढ़े थे 7th 8th में ही पढ़े हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग पूरे 12th के फिजिक्स में एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। आपको बात पकड़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज में 3 कंडीशन है। चार्ज रेस्ट में, उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मोशन में, उसी का नाम है मैग्नेट। और चार्ज अगर एक्सेलरेशन में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है, आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। इसका मतलब है हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसका मतलब हो गया चार्ज इज इन रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यदि कोई आवेश स्थिर हो, अब समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैट किसे कहते हैं। तो आपने क्या बोला, यदि कोई आवेश स्थिर हो तब उसके स्टडी को, फिर समझिए, यदि कोई आवेश स्थिर हो, आवेश मतलब चार्ज हो, यदि कोई चार्ज स्थिर हो मतलब रेस्ट में हो, तब उसके अध्ययन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये आपका 12th का पहला इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसे हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे होंगे। तो ये है आपका चार्ज इज इन रेस्ट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट, फिर यहाँ से अब होगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, उसका आविष्कार कैसे हुआ है, आविष्कार कौन किया है, किस तरीके से उसका आविष्कार हुआ है, वगैरह वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे। और यहाँ से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप इस चैनल को देखें, आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे प्रमोट करें, आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार दें और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।